सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। जेई मेंस 2026 में आप कितने महीने बचे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में हम किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, किस तरीके से एक बार जो पूरा सिलेबस है उसे रिवाइज करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, स्कोर कर सकें। तो उसके लिए हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ना है, चैप्टर का एनालिसिस कैसे करना है, और आफ्टर दैट हमारा ओवरऑल गोल क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेई मेन में स्कोर करना। तो देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फास्टेस्ट वे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन व्हाट, फिजिक्स, जेई मेंस 2026। लास्ट 2-3 ईयर से आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स जो है वो मॉडरेट आ रही है, ना ज्यादा टफ आ रही है, ना ज्यादा क्या आ रही है, इजी आ रही है। क्लियर है क्या बात? लेकिन दूसरे सब्जेक्टों में बहुत ज्यादा शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि बहुत ही मुश्किल आ रहा है, बहुत ही क्या आ रहा है, इजी आ रहा है। बट अगर हम पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करें जेई मेन में, तो लास्ट 2-3 ईयर से देख रहे हैं कि ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ना बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल। मॉडरेट अगर आपने क्लास के जो नोट्स है वो डिटेल में अगर एक बार पढ़ रखे हैं, और आपके कोचिंग का जो भी मॉड्यूल है उनकी एक दो एक्सरसाइज भी अगर आपने सॉल्व कर रखी है, और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पढ़ रखा है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इजीली चांसेस होते हैं कि जेई मेंस का सवाल हो जाए। क्लियर है क्या ये बात? हाँ, कुछ कुछ सवाल होते हैं जो किसी शिफ्ट में पर्टिकुलर टफ आ जाते हैं, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता। क्लियर? वो तो एक लॉन्ग स्टडी करने वाला स्टूडेंट ही उसे क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। रेगुलर लॉन्ग स्टडी जो करता है और जिसने अच्छे खासे क्वेश्चन पहले क्या कर रखे हैं, उस चैप्टर के सॉल्व कर रखे हैं। तो देखिए ध्यान से, आगे यहां पे हमने क्या कर रखा है कि एवरेज क्वेश्चंस निकाले हैं 2021 से लगा के 2024 के बीच में, एक चैप्टर से एवरेज क्वेश्चन कितने आते हैं। और रिसेंट जो हमारा 2025 हुआ था उसके अंदर हमने क्या निकाल रखे हैं, एवरेज क्वेश्चन निकाल रखे हैं। क्लियर है क्या ये बात? तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं और चैप्टर का जो वेटेज है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, जो कि आपका फिजिक्स में भी है एज वेल एज किस में है, केमिस्ट्री में भी है। क्लियर है क्या? उसके 2021 से 2024 के बीच में कितने सवाल आ रहे हैं, कितना सवाल आ रहे हैं, 1.2। और 2025 में कितना आया है, 1.4। क्लियर है क्या बात? 1.4 का मतलब है कि ऑन एन एवरेज 2 सवाल। ऑन एन एवरेज कितने मान सकते हैं, 2 सवाल। क्लियर है क्या? 1.2 का मतलब है किसी शिफ्ट में तो 2, किसी शिफ्ट में 1 सवाल। क्लियर है क्या ये बात? चले देखिए ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है हमारा, थर्मोडायनेमिक्स में किसका सवाल आता है, वर्क डन का सवाल आता है। किसका सवाल आता है, वर्क डन। कि भाई डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो उन प्रोसेसेस के अंदर हमें वर्क डन निकालने का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है क्या बात? चले आगे बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हमारा एवरेज निकल के आया है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एवरेज कितना निकल के आया भाई, 1। कितना निकल के आया, 1। 2021 से लगा के 2024 के बीच में ऑन एन एवरेज कितना सवाल आ रहा है, 1 सवाल आ रहा है। बट 2025 में कितना आया है, 1.4। 1.4 मतलब किसी शिफ्ट में तो 1, किसी शिफ्ट में 2। क्लियर है क्या ये बात? चले रोटेशनल मैकेनिक्स की बात करें। रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत ही बड़ा चैप्टर है। क्लियर है? बहुत टाइम तक चलता है कोचिंग में, ये महीने भर तक पढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सवाल आता है, प्योर रोलिंग है उसका सवाल आता है, एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है रोटेशनल के अंदर उस पे बेस्ड भी क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। क्लियर है के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे भी कई बार सवाल आता है। तो इसका ऑन एन एवरेज पहले कितना था, 1, और रिसेंट हमारा ऑन एन एवरेज कितना रहा है, 1.2। मतलब आप ऐसा मान ले कि 1 क्वेश्चन इज मस्ट, 1 क्वेश्चन इज व्हाट, मस्ट है। यहां तो अपन सिंपली लिख सकते हैं मस्ट है, और यहां भी क्या है, मस्ट। एक सवाल तो मस्ट है ही है। क्लियर है क्या बात? थर्मोडायनेमिक्स में एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। क्लियर है क्या बात? वो डिपेंड करता है शिफ्ट पे, और कि भाई किस टाइम पे आपका पेपर हुआ है, मॉर्निंग में हुआ है या इवनिंग में हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज व्हाट, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन का तो सवाल आना ही आना है। यहाँ 0.6 आई डोंट नो कैसे लिखा है, लेकिन 1 सवाल तो कंपलसरी है कि आता ही आता है। या तो यूनिट एंड डायमेंशन का डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, इधर उधर थोड़ा घुमा के कोई दूसरा चैप्टर रहेगा उसके अंदर यूनिट डायमेंशन वो घुमा के सवाल दे देंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है ये बताओ, इसकी यूनिट क्या है ये बताओ। क्लियर है क्या बात? और 2025 में हमारा एवरेज कितना रहा है, 1.2। क्लियर है क्या बात? ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन जो होता है वो कैसे पढ़ाया जाता है कोचिंग्स में, पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट के बाद क्या पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन। जब इलेक्ट्रोस्टैट के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है तो एक चीज बोली जाती है बच्चों को कि भाई यहाँ पे तो है न्यूटन्स लॉ, और वहां पे क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ। तो जो चार्ज होता है उसको किससे रिप्लेस कर दो, मास से रिप्लेस कर दो। चार्ज को किससे रिप्लेस कर दो, मास से रिप्लेस कर दो। और सारे जो फॉर्मूले लगते हैं उन फॉर्मूले को हमें क्या करा दिया जाता है, रिकैप करा दिया जाता है फटाफट फटाफट। क्लियर? ऑन एन एवरेज इसके कितने सवाल हैं, 1.4, और 2025 में कितना आया है, 1। एक तो आपका एवरेज इसका मान के चलिए। अच्छा, स्केप वेलोसिटी से भी इसका सवाल आता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी इसका सवाल आने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा।
क्लियर। चले आगे बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? वर्क पावर एनर्जी की। वर्क पावर एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? या तो इसका डायरेक्ट सवाल आ जाता है, या कैसा होता है कि कहीं कहीं अच्छा अगर कोई कॉम्प्लेक्स सवाल है थोड़ा सा, तो उसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई हो जाती है, उसके अंदर जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो अप्लाई हो जाता है, तो उसको भी हम किसके अंदर ले सकते हैं? वर्क पावर एनर्जी में। पावर का जो पर्टिकुलर सवाल है, हाँ वो थोड़ा रेयर आता है, मतलब 2-3 शिफ्ट में एक बार आएगा, 2-3 शिफ्ट में एक बार आएगा, लेकिन वर्क और पावर, सॉरी वर्क और एनर्जी, उसके सवाल आने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। क्लियर। एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की बात चल रही है, और वर्क में आपने सुना होगा वेरिएबल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेरिएबल वर्क। जो फोर्स होता है वो वेरिएबल गिवन होता है, तो उसका हम क्या निकालते हैं? वर्क निकालते हैं। क्लियर। वेरिएबल फोर्स का वर्क बोलना चाहिए। तो वेरिएबल फोर्स का जो वर्क होता है उसका सवाल आने की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा। तो देखिए ध्यान से, ऑन एन एवरेज 1 रहा है, और अभी रिसेंट कितना हो गया है? 0.8। बट आप एक मान सकते हैं कि किसी भी शिफ्ट में कितना आएगा? 1। अगर 1 नहीं भी आएगा तो डेफिनेटली कोई सवाल ऐसा आएगा जिसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो रही होगी? यूज हो रही होगी, या वर्क पावर एनर्जी का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा? यूज हो रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एरर। नेक्स्ट क्या है? एरर। अच्छा, एरर और यूनिट डायमेंशन को हम साथ में ही लेके चलते हैं कई बार। क्लियर है क्या? एरर और यूनिट डायमेंशन को क्या लेते हैं? साथ में, क्योंकि कोचिंग में भी ऐसे पढ़ाया जाता है कई बार। तो इसका ऑन एवरेज है 0.8, और रिसेंट में कितना है? 0.7। मतलब 2 में से एक शिफ्ट में इसका सवाल आया है। 2 में से एक शिफ्ट में इसका सवाल आया है। मतलब अगर 25 है आज, और 25 को सुबह और शाम को पेपर हो रहा है, तो सुबह और शाम में से एक में आने की इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकती है। एक में आने की पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा। काइनेमेटिक्स 2D। काइनेमेटिक्स 2D मतलब अपना क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है के बाद? प्रोजेक्टाइल मोशन में वही हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके फॉर्मूला के सवाल आते हैं। कई बार इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ऑल्दो वो थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ आने की चांसेस हैं उसके। तो काइनेमेटिक्स 2D का देखें, पहले क्या था? 0.3, और अभी क्या चल रहा है? ऑन एन एवरेज 0.6। क्या चल रहा है भाई? 0.6। मतलब वही सेम बात कि 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में इसका सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखें सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस कुछ पर्टिकुलर अच्छा बड़े बड़े कुछ सेंटर ऑफ मास होते हैं, वो तो हमें सीधे याद ही रखने होते हैं। होलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, कौन हो गया, सॉलिड कौन हो गया, होलो कौन हो गया, ये तो हमें सीधे याद ही रखने हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो हम सीधा टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रीज को जोड़ देते हैं और उनका सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा जाता है। एक सवाल इसके अंदर बड़ा फेमस होता है कैविटी वाला, कि एक स्फेयर था, उसके अंदर से कुछ कैविटी कर दी, उसके अंदर से कुछ पार्ट स्फेयर का क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे जाएगा? तो देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ मास का एवरेज जो है वो कितना है? 0.5, और अभी भी कितना है? 0.5। 0.5 का मतलब है फिर से वही बात कि 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में इसका सवाल आना ही आना है। क्लियर है क्या ये बात? देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारा है एसएचएम। ऑसिलेशन बोल लो या एसएचएम बोल लो। अब तो डैम्प्ड मोशन जो है वो तो हट गया है सिलेबस से, तो एसएचएम जो है वो कितना है? 1.2। इसका ऑन एवरेज पहले कितना था? 1.2, और अभी है 0.4। ये जितने भी आपको 0.4 दिख रहे हैं, तो 0.4 का मतलब ये है कि भाई 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में इसका सवाल आएगा। 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट आएगा। तो देखिए ध्यान से, ये 1 से कम वाले कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 चैप्टर ऐसे है कि भाई इनके साथ ऐसा हो रहा है कि 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में। अब कौन से 4 आपके वाले में आएंगे, कौन से 4 आपके वाले में नहीं आएंगे, ये तो अपन गैस कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इनके सवाल जो होते हैं वो 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट? हीट ट्रांसफर और व्हाट? कैलोरीमेट्री, जिसको कंबाइन करके अपन क्या बोलते हैं? जिसको कंबाइन करके अपन क्या बोलते हैं? थर्मल फिजिक्स। और भी चैप्टर एड ऑन होंगे इसके अंदर, और फिर उस पूरे को कंबाइन करके कोचिंग में किस हिसाब से पढ़ाया जाता है? थर्मल फिजिक्स। क्लियर है के बाद? हीट ट्रांसफर जो है उसमें रेडिएशन का जो सवाल होता है, रेडिएशन, अगर आपने रेडिएशन के अंदर एनर्जी भी पढ़ी होगी तो E = सिग्मा T⁴, इसका सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पे भी ध्यान दें। क्लियर। चले आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो काइनेमेटिक्स 1D एकदम बिगिनिंग में 11th में जो यूनिट डायमेंशन वेक्टर के बाद जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, दैट इज व्हाट? काइनेमेटिक्स 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी जिसको बोलते हैं। क्लियर। ऑन एन एवरेज इसके पहले कितना चल रहा था? 1, और अभी कितना है? 0.3। 0.3 मतलब 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में। क्लियर है क्या ये बात? चले केटीजी की बात करेंगे, तो केटीजी का पहले कितना था? 0.9, अभी भी कितना है? 0.3। मतलब अगेन वही 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में। क्लियर। एनएलएम, एनएलएम की बात करेंगे तो एनएलएम का एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है क्या? पहले कितना था? 0.7, और अभी कितना हो गया? 0.3। अब एनएलएम के अंदर मिक्स हो जाता है, कई बार एनएलएम के अंदर फ्रिक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, और एन एवरेज कितना सवाल आ जाते हैं? 1 क्वेश्चन। क्लियर।
नेक्स्ट इज व्हाट, इलास्टिसिटी एंड सर्कुलर मोशन। इलास्टिसिटी 0.7 था, इसका अभी कितना चल रहा है 0.3। क्लियर है क्या? ये जो जनवरी अटेम्प्ट है ये 2025 का कौन सा अटेम्प्ट है? ओनली रिसेंट, सबसे रिसेंट की बात चल रही है जनवरी की। ये 2025 का कंबाइंड भी नहीं है। अगर इसमें दिसंबर और जनवरी और मार्च दोनों अटेम्प्ट जुड़ेंगे तो ये यहाँ पे डाटा में थोड़ा सा क्या आएगा, चेंज आएगा। हम किसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं? जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन के ऑन एन एवरेज कितना आते थे? 0.5। क्लियर? अब कितना हो गया? 0.3। ये आप देख रहे हैं ये 0.2 0.1 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके सवाल कम आते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। इसका मतलब ये है कि 2 शिफ्ट में से 1 शिफ्ट में इसका सवाल आता है। अब हमें ये तो नहीं पता किस शिफ्ट में आएगा, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? हाँ, लेकिन इसके 1.4 1.4 है तो ये वाले जो चैप्टर्स है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे। क्लियर है क्या बात? चले आगे देखें, फर्दर चैप्टर लिखे हुए हैं इलास्टिसिटी, सर्कुलर, साउंड वेव, वेक्टर। वेक्टर जो है उसके ऑन एवरेज 0.1 बता रखा है और पहले कितना था? 0.1। जनवरी अटेम्प्ट में कितना है? 0.1। क्लियर? फ्रिक्शन जो है उसका यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। उसके लिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि फ्रिक्शन का सवाल कहीं कहीं बार डायरेक्टली ना पूछ के एनएलएम के अंदर मिक्स करके क्या होता है, पूछ लिया जाता है, या सर्कुलर मोशन के अंदर बैंकिंग के अंदर जोड़ के फ्रिक्शन को पूछ लिया जाता है। क्लियर? थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, थर्मल एक्सपेंशन में वही अल्फा बीटा गामा आपने कांस्टेंट पढ़े होंगे, थर्मल कोफिशिएंट पढ़े होंगे। तो ऑन एन एवरेज इसका पहले कितना था? 0.2 और अभी कितना चल रहा है? 0। क्लियर है के बाद? मतलब हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता। नहीं आ सकता जैसी कोई भी चीज नहीं है। जो भी सिलेबस में है उससे अपन को कुछ भी पूछा सकता है। किसी का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, किसी का वेटेज थोड़ा कम है। क्लियर है क्या बात? चले आगे बात करते हैं फर्दर। नेक्स्ट इज व्हाट, 12th। अभी हमारे 12th के चैप्टर रह रहे हैं तो देखे ध्यान से। 12th में है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आप देखेंगे कितने दिन पढ़ाया जाता है कोचिंग में। रे ऑप्टिक्स आप देखेंगे कम से कम 25 डेज चलता है कोचिंग में। कितने दिन चलता है? 25 डेज। पहले ऑन एन एवरेज कितना था? 1.2 और जनवरी 2025 अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज कितना हो गया? 2.4। क्लियर? तो रे ऑप्टिक्स में सवाल किसका आता है? लेंस का। किसका सवाल आता है? लेंस का। और किसका आता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेंस के सवाल भी आते हैं और साथ साथ किसके सवाल आते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मिरर के सवाल भी आते हैं। मिरर लेंस को मिक्स भी कर दिया जाता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों को मिक्स करके भी आ सकते हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, लेंस जो है वो क्या होता है, अपन नया नया पहली बार पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में देखते हैं लेंस को 12th के अंदर। क्लियर? 10th में हम लेंस को बस ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देते हैं। क्लियर है क्या बात? तो लेंस को आप डिटेल में देखें। प्रिज्म का इसका सवाल आता है, मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन से रिलेटेड इसके सवाल आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपने कितने चैप्टर आते हैं? 4-5 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद अपना एटम्स आ गया। अब एटम्स तो भाई ऐसा चैप्टर है कि उसका सवाल फिजिक्स में भी आ सकता है और केमिस्ट्री में भी आ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल भी सेम चलता है, फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है। साथ साथ इसमें चलती है न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसके बाद क्या आता है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में जो हमारी इक्वेशन है, डी के इक्वेशन, n = n0 e to the power minus lambda t, उसका सवाल आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। उसके अलावा अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की पर्टिकुलर बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी इसका क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। ऑन एन एवरेज कितने चल रहे थे? 3.3। यहाँ कितना है? 1.9। 1.9 मतलब आप 2 तो मान ही लो। क्लियर है क्या बात? और यहाँ पे 2 to 3 कितने हो गए? 2 to 3। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी कोचिंग में आप देखेंगे बहुत लंबा चैप्टर है, कम से कम 20 डेज चलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑन एन एवरेज पहले कितना था? 1.5। अब कितना हो गया यहाँ पे? 1.7। इसको भी आप कितना मान सकते हैं? ऑन एन एवरेज 2। ऑन एन एवरेज कितना मान सकते हैं? 2। अब देखें ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर फील्ड का सवाल आता है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सवाल आता है और एक पोटेंशियल का सवाल बनता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड में वही 5-6 ज्योमेट्री है अपने पास जिसमें गॉस लॉ को इन्वॉल्व कर देते हैं और उसका सवाल पूछ लेते हैं। पोटेंशियल के अंदर सिंपली पोटेंशियल का सवाल आएगा या वर्क डन से रिलेटेड सवाल आएंगे अपने पास। क्लियर है क्या? चले आगे बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट इज व्हाट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसको अपन इसके साथ जोड़ लेते हैं, कोचिंग में जब पढ़ाते तो इसके साथ क्या जोड़ लेते हैं? मैग्नेटिज्म। इस पूरे को कंबाइन को क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिज्म। तो ये 1.4 और ये 0.5 मतलब अपन कितना मान लेते हैं? 2। क्लियर? कितना मान लिया? 2। तो यहाँ पे देखेंगे 1.2 और 0.3, तो यहाँ पे भी अपन कितने बोल सकते हैं? 2 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन बोल सकते हैं? 2 क्वेश्चन। इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज होती है, वायर
रिंग, सोलेनोइड, उनका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हमें क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। फोर्स के सवाल भी आते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने चार्जेस को छोड़ा, किसकी रेडियस ज्यादा रहेगी, किसकी रेडियस कम रहेगी, क्लियर है क्या। जो इसके अंदर फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, उससे रिलेटेड भी क्या आते हैं, सवाल आते हैं। आगे बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, किसकी बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किरचॉफ लॉ, सेल और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज, उससे भी सवाल आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। ऑन एन एवरेज इसके पहले चल रहे थे 2.3 और अभी कितना चल रहा है, 1। क्लियर है क्या ये बात। चले आगे बात करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सेमीकंडक्टर में अब तो सिलेबस हट भी गया है, मतलब जो रिसेंट सिलेबस है हमारा उसमें क्या क्या है, लॉजिक गेट, उसके अंदर क्या है, लॉजिक गेट, इससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर पीएन जंक्शन या पीएन डायोड की बोल देते हैं, सिंपली मैं पीएन डायोड लिख देता हूँ, इसके सवाल आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। क्लियर। बाकी जो इसका कॉम्प्लेक्स सेक्शन था वो तो अब सिलेबस से क्या हो गया, हट गया। तो देखें, और ये तो बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th में हैं तो सेमीकंडक्टर जो है वो आपका 5 से 6 नंबर के सवाल आएंगे, किसमें, बोर्ड के अंदर। तो 1.2 था तो यहाँ पे कितना है, 1। एग्जैक्ट जिसमें 1 लिखा हुआ उसमें तो आप एक सवाल एक्सपेक्ट करें ही करें, कि इसमें तो हर अटेम्प्ट में एक एक सवाल तो आना ही आना है। क्लियर। द सेम थिंग गोज विद व्हाट, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा या पोलराइजेशन आएगा। बहुत ही रेयर केस में क्या आता है, डिफ्रेक्शन आता है। क्लियर। 1.2 तो यहाँ पे कितना है, 1। क्लियर है क्या ये बात। चले कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस में या तो कैपेसिटेंस की एनर्जी को जोड़ के सवाल पूछा जाता है, या फिर क्या करा जाता है कि कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं। नाउ कैपेसिटेंस में चेंज, एनर्जी में चेंज, उसमें चेंज, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या। नेक्स्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। नेक्स्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही सिंपल चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मुश्किल से हार्डली कोचिंग में 3 से 4 दिन ये चलता है। क्लियर। बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसका एक सवाल भी अपन को देखने को मिलता है। तो देखिए ध्यान से, ये 0.9 और यहाँ पे कितना हो गया, 0.8। क्लियर है क्या। चले EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है एडवांस के हिसाब से, एडवांस में इसका सवाल आता है, 1-2 सवाल तो आते ही आते हैं एडवांस में, इसके एडवांस के पूरे पेपर में। क्लियर है क्या बात। लेकिन मेंस में भी इसके सवाल आते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आते। क्लियर। आप इसे पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ जो होता है उसका सवाल पूछा जाता है, फेराडेज लॉ जो है उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के, वो पूछे जा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर रैंडम सिस्टम दे देंगे कि ये एक बड़ा लूप है, उसके अंदर ये छोटा लूप है, बताओ इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो इस टाइप के सवाल भी इसमें पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल करने से पहले आपको मैग्नेटिज्म का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप फ्लक्स लिखने बैठोगे, फ्लक्स फाई इक्वल टू व्हाट, B डॉट ए इज व्हाट, B डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर आइडिया नहीं है तो फ्लक्स नहीं लिख पाएंगे, चेंज इन फ्लक्स नहीं लिख पाएंगे, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट की हम बात नहीं कर पाएंगे। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF के सवाल आते हैं जनरली ज्यादा, क्योंकि वो हो भी जाते हैं इजीली 1-2 मिनट के अंदर। तो EMI इज व्हाट, 0.9 और यहाँ पे कितना है, 0.7। नेक्स्ट इज व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर LCR का नाम सुना होगा आपने। LCR के जो होता है उसके होने, उसका जो सवाल आता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। मतलब LCR जो टॉपिक है उसके सवाल, उस टॉपिक से सवाल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्लियर है क्या। तो देखिए ध्यान से, LCR में यहाँ पे जो हमारा है वो कितना है, 1.3 और ये कितना है, 0.3। क्लियर। चले, तो ये एनालिसिस था। अब सबसे मेन सेगमेंट कि हमें प्रायोरिटी में, ध्यान से सुनना, सबसे मेन सेगमेंट कि कौन से चैप्टर पहले प्रायोरिटी में रखने, कौन से चैप्टर बाद में प्रायोरिटी में रखने और कौन से चैप्टर लास्ट में प्रायोरिटी में रखने। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ने जैसा कुछ नहीं होता। क्लियर है क्या बात। आप मेंस के लिए तो सभी पढ़ के जाए, हाँ 1-2 चैप्टर नहीं आ रहे तो छोड़ सकते हैं, एडवांस के लिए सोचेंगे क्या करना है, लेकिन मेंस में के लिए तो सभी पढ़ के जाएं, सारे टॉपिक अच्छे से देख के जाएं, जो अपने कोचिंग की एक्सरसाइज 1 है उसको अच्छे से सॉल्व करके जाएं, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर करके जाएं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आने वाला सवाल है वो भी आपसे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या। मस्ट डू चैप्टर्स, वो चैप्टर जो मस्ट हमें करने ही करने हैं, किसी भी हालत में करना ही है। क्लियर है क्या। प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने रखे मस्ट डू चैप्टर। सबसे पहले हमने रखा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली, ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा है एक एक, मैं ऐसे बोल देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तीसरा हो गया एटम्स, फोर्थ हो गया हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, और समटाइम्स इसमें ऐड हो जाता है एक्सरे।
क्या ऐड हो जाता है, एक्सरे, तो उसका सवाल भी आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। अच्छा यहाँ पे खास बात ये है कि ये तीनों किसके अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर भी है। ये किसके अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर भी है, तो वहां भी प्रिपरेशन हो जाएगी, यहाँ भी प्रिपरेशन हो जाएगी। एटम्स तो एज इट इज है, इवन केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो दोनों साइड आपका काम हो जाएगा। क्लियर। रे ऑप्टिक्स के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेंस, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेंस, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो होते हैं ये नए इंट्रोड्यूस होते हैं 12th में, तो इनके सवाल आने के चांसेस क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा। इलेक्ट्रोस्टैट में मैं आपको बता चुका हूं पहले, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सवाल, कूलम्ब्स लॉ के सवाल इतने नहीं आते। क्लियर है क्या बात। अगर कूलम्ब लॉ के सवाल भी आएंगे तो उसमें कुछ एडिशन कर दिया जाएगा साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आप चाहे तो एक साथ एक चीज और जोड़ सकते हैं, दैट इज व्हाट, डाइपोल। क्लियर है क्या ये बात। चले आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होता है एक तो वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, फर्स्ट लॉ, एंट्रोपी। क्लियर है क्या, इस टाइप के सवाल इसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, या इन टॉपिक से सवाल इसके क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाएगी, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर। क्लियर है क्या बात। व्हीटस्टोन ब्रिज। आफ्टर दैट हम सेल पे आ सकते हैं, सेल के आने के बाद केवीएल, केसीएल पे आ सकते हैं। क्लियर है क्या बात। सिंपल करंट का सवाल भी आ सकता है, तो इन सब की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, ज्यादा। नेक्स्ट इज व्हाट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात भी मैं कर चुका हूँ, एक बार फिर से करता हूँ कि शेप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, शेप की वजह से क्या, मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंट शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सवाल आता है। दूसरा फोर्स का सवाल आता है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है। क्लियर। सोलेनोइड जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, उसका सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या बात। चलें आगे बात करते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लॉजिक गेट का सवाल आता ही आता है। लॉजिक गेट, अगर सेमीकंडक्टर से सवाल आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर से कोई भी दो सवाल आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी कि एक सवाल तो किसका रहेगा, हमेशा लॉजिक गेट का रहेगा। मतलब हार्डली वो 2 दिन का टॉपिक है, अगर आप उसे ढंग से अगर आपने पढ़ा क्लास में तो फिर तो 3-4 घंटे का टॉपिक है। 3-4 घंटे में आप अच्छी सी उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या। लॉजिक गेट और जंक्शंस जो होते हैं उनका सवाल आता है, उसके अलावा डायोड्स जो हैं उनका सवाल आता है। क्लियर है क्या ये बात। थोड़ी जो थ्योरी है सेमीकंडक्टर की वो आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, उस थ्योरी से रिलेटेड क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं फर्दर। नेक्स्ट इज व्हाट, इंपॉर्टेंट चैप्टर बट विच इज ऑन व्हाट, प्रायोरिटी 2, जो किसमें है, प्रायोरिटी 2 में। प्रायोरिटी 2 वाले भी हमें छोड़ने नहीं है, प्रायोरिटी 2 वाले भी हमें क्या करने हैं। क्लियर है क्या। प्रायोरिटी 2 में हमारा क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर से रिलेटेड सवाल आता है, बर्नौलीज का सवाल आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के सवाल भी रिसेंट ईयर में देखे गए कि डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, इक्वेशन ऑफ व्हाट, कंटिन्यूटी। रोटेशनल मैकेनिक्स, अब रोटेशनल मैकेनिक्स भाई ऐसा टॉपिक है कि इसका एक सवाल तो आना ही है। कितना सवाल आना है, एक। क्लियर है, लेकिन किससे आएगा उसका कुछ आइडिया नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ सकता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आ सकता है, प्योर रोलिंग से आ सकता है, जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है उससे रिलेटेड भी इसका क्या आ सकता है, सवाल आ सकता है। यूनिट डायमेंशन का भी आप एक सवाल मान ले। यूनिट डायमेंशन खैर शुरू में सब बच्चों को पढ़ाते हैं कोचिंग में, सबका फेवरेट टॉपिक होता है ये, तो ये तो सबको आता ही आता है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है। हाँ, 12th के जो नए फॉर्मूले ऐड हुए उनकी डायमेंशन आप एक बार निकाल के जाए, दैट जिसकी अगर मैं बात करूँ तो व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये जो नए ऐड हुए हैं इनकी डायमेंशन आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर, या निकालने आना चाहिए, पता नहीं हो तो भी। ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में एक जो सेगमेंट है उसका सवाल काफी आ रहा है। कौन सा सेगमेंट, मैं आपको बताता हूं कि वेरिएशन इन ग्रेविटी या वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वेरिएशन इन व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, कि भाई अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी, किस हिसाब से चेंज होगी, अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी चेंज होगी, किस हिसाब से चेंज होगी, उसका सवाल आता है। नाउ वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आपको पहले ही बता चुका हूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसको अच्छे से उसके अंदर करेक्शन करते हैं कुछ, तो वो एक्सपेरिमेंट बदलता जाता है, उसके रिजल्ट भी थोड़े क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। नंबर ऑफ फ्रिंज की लेंथ, उस पूरे जो सेटअप है उसको पानी के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, एक को पानी के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, वो जो स्लिट्स होती है उन स्लिट के अगर हमने कांच के टुकड़े लगा दिए तो क्या होगा। ये जो वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशंस को आप केयरफुली पढ़े, उसका आने का सेगमेंट, उस टाइप के सेगमेंट के आने के सवाल क्या है, ज्यादा। नाउ व्हाट, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बोल देता हूं, डाइइलेक्ट्रिक का सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत क्या होती है, ज्यादा। दूसरा, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग के सवाल बहुत
कम आते हैं, लेकिन हाँ आ सकते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर। चले आगे बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी में। वर्क पावर एनर्जी में हमारी जो है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बोल दो एक तो, और एक अपन बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है क्या बात। नेक्स्ट इज व्हाट, एसएचएम एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो एसएचएम जो होता है उसका सिंपल टाइम पीरियड वाला जो सेगमेंट होता है उसका सवाल आने का चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। आपने मॉड्यूल भी अगर एसएचएम का सॉल्व करा होगा तो आपने देखा होगा कि टाइम पीरियड जो है वही बार बार उसके अंदर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, उसका सवाल क्या है, आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा इसकी जो काइनेमेटिक्स है एसएचएम की, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये वो, उसके सवाल भी आते हैं ज्यादा। अल्टरनेटिंग करंट अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, एलसीआर सर्किट तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, और वैसे एलसीआर सर्किट अगर आ गया तो बाकी सारे जो सर्किट हैं वो भी डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एलसीआर सबसे बड़ा कंबाइंड है, वो आ गया तो। अच्छा, एलसीआर में भी अगर अपन स्पेसिफिकली बोले तो रेजोनेंस कंडीशन जो होती है उसको अपन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्लियर। चले नेक्स्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जीज बराबर हो जाती है, उसका सवाल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी इक्वेशन गिवन है, तो और मैग्नेटिक फील्ड की अपन से क्या पूछ लेता है, इक्वेशन पूछ लेता है। तो उस टाइप के सवाल का फॉर्मेट भी आप देख के जाए। थ्योरेटिकल भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, कभी कभी एक्सरे, गामा रे, उनका कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार थ्योरी देख ले। वैसे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ईएमआई, ईएमआई चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन मेंस में इसके सवाल इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और लेंज लॉ, चेंज इन फ्लक्स, उस टाइप के सवाल। क्लियर। एरर की बात करें तो एरर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल तो काफी रेयर हो गया है अब, लेकिन हाँ आ सकता है सिग्निफिकेंट फिगर। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी अगर इसके अंदर हम जोड़ दें तो हम क्या जोड़ेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों के सवाल आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। नेक्स्ट इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज हैं, जो बड़ी ज्योमेट्रीज हैं, उनका सेंटर ऑफ मास तो हमें क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर। और अगर दो को जोड़ा जा रहा है, मतलब अगर एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे रख दी, यहाँ पे कुछ स्फेयर रख दिया, ऐसा कुछ कर दिया, और फिर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सिंपली। m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगा के अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात। नेक्स्ट इज व्हाट, काइनेमेटिक 1D प्लस 2D। इस पूरे को सिंपली अपन क्या बोल देते हैं, काइनेमेटिक्स। 1D प्लस 2D मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो इन दोनों चैप्टर हैं, वैसे तो सबसे ज्यादा समझ में यही आते हैं शुरू में बच्चों को, तो इनको छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है खैर, लेकिन हाँ इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, एक सेगमेंट है जिसका सवाल इसमें बहुत ज्यादा आता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन क्या लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके अंदर हम ये इक्वेशन नहीं लगाने वाले। अगर सवाल ऐसा आता है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, एक्सेलरेशन क्या हो, वेरिएबल, तो उस केस में क्या यूज होती है, कैलकुलस। उस केस में क्या यूज होती है, कैलकुलस। तो इस चीज को आप ध्यान दें कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो उस केस में कैलकुलस यूज होती है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो उस सेगमेंट का सवाल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्लियर है क्या बात। चले नेक्स्ट इज व्हाट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और साथ ही साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, फ्रिक्शन भी जोड़ सकते हैं। तो एनएलएम जो होता है, एनएलएम के अंदर टेंशन वाले जो सवाल होते हैं वो आते हैं, नॉर्मल के जो सवाल होते हैं वो आते हैं, विंग मशीन वाले जो सवाल होते हैं वो आते हैं, इसके अंदर की वेट कब घटेगा बढ़ेगा, सूडो फोर्स का सवाल इसके अंदर आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो भी आ सकता है। क्लियर। केटीजी की बात करें, केटीजी तो बहुत ही छोटा टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें स्पीड के सवाल आते हैं, आरएमएस स्पीड के सवाल आते हैं, गैस जो होता है, दो गैस को मिक्सचर कर दिया तो फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, उस टाइप के सवाल इसमें आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। क्लियर। चले आगे बात करेंगे। नेक्स्ट दैट इज व्हाट, लोअर प्रायोरिटी चैप्टर्स। वो चैप्टर जिनकी प्रायोरिटी क्या है, कम, वो चैप्टर जिनकी प्रायोरिटी क्या है, कम। अब चैप्टर की प्रायोरिटी कम है इसका मतलब इन्हें छोड़ दे, नहीं छोड़, मेंस में तो कुछ भी नहीं छोड़ना, 25 ही सवाल है, अगर आप छोड़ दोगे तो फिर होगा क्या। और मेंस जो है, मेंस फिजिक्स में अभी क्या हो रहा है कि मेंस के जो फिजिक्स के सवाल आ रहे हैं वो आपके बोर्ड से थोड़े ज्यादा ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आ रहे, उन्हें करा जा सकता है, उस टाइप के सवाल आते हैं। 25 में से आप 15 सवाल तो आराम से कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात। चले अच्छा, प्रायोरिटी 3 में हमारा क्या है, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, सर्कुलर मोशन, साउंड वेव, वेक्टर, मैग्नेटिज्म, वेव इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन एंड वाटर, थर्मल फिजिक्स। ये हमारे सब किस में है, लोअर प्रायोरिटी 3 में है। क्लियर है क्या है, इनकी प्रायोरिटी कम है। अच्छा देखिए ध्यान से, इलास्टिसिटी जो है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ, इलास्टिसिटी जो हमारा है वो तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो एक ही है भाई, यंग्स फॉर्मूला या यंग्स मॉडुलस के जो सवाल आते हैं, यंग्स मॉडुलस,
क्लियर है क्या बात? तो यंग्स मॉडुलस का सवाल इसमें आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। क्लियर है क्या बात? हुक्स लॉ जिसे बोलते हैं भाई, हुक्स लॉ को ले लेते हैं, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ जो फॉर्मूला उससे रिलेटेड। सर्कुलर मोशन में बात करें तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल का भी आ सकता है। वर्टिकल आएगा तो आपको ध्यान देना चाहिए कि नीचे कितनी वेलोसिटी दे ताकि सर्कल कंप्लीट हो सके। क्लियर है क्या ये बात? चले उसके बाद वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में तो सिंपली अगर वेक्टर में सवाल आएगा भी सही तो या तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा या फिर आएगा डॉट प्रोडक्ट या व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल आता है कि दो वेक्टर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है या दो वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो बताओ कि क्या जीरो होगा, डॉट जीरो होगा, क्रॉस जीरो होगा। क्लियर है क्या ये बात? चले फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के सिंपल सवाल नहीं आता, इसको किसके अंदर जोड़ दिया जाता है? एनएलएम में। थर्मल एक्सपेंशन का भी डायरेक्ट सवाल नहीं आता, इसको केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। क्लियर है क्या ये बात? चले आगे बात करते हैं फर्दर। नाउ हमारी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कैसे रहेगी तो देखें ध्यान से। द 4 मंथ स्ट्रेटेजिक फॉर स्टडी शेड्यूल कि ये तो हमें समझ में आ गया किसका ज्यादा है किसका कम है, ये सब तो बातें क्लियर है। पढ़ना कैसे है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फेज 1 की। फेज 1 में हम क्या करेंगे? द कोर फाउंडेशन ऑफ फेज कब से कब चलेगा? सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से कब चलेगा? अक्टूबर। अगर आप ड्रॉपर में हैं तो ऑलरेडी आपने सारे चैप्टर एक एक दो बार तो पढ़ ही रखे हैं। क्लियर है क्या? तो साइड बाय साइड आपका ये चलता जाएगा। अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो वो तो सब चलेगा ही चलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा एडिशनल टाइम निकालना पड़ेगा या रिवीजन के साथ इसको क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। चैप्टर्स टू कवर ऑल द प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स व्हाट? प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स। इनको अपन को क्या करना है? जोड़ देना है। इसके लिए अपने पास ड्यूरेशन कितना है? 2 महीने का। कितना ड्यूरेशन है? 2 महीने का। अच्छा, मेथड ऑफ स्टडी क्या रहेगा तो देखें ध्यान से। फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में सबसे पहले क्या चलेंगे? कोचिंग नोट्स। आपके कोचिंग नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं, जो आपके फैकल्टीज ने आपको पढ़ा रखे हैं, वो चलेंगे। क्लियर? सेकंड प्राइमरी सोर्स अपना क्या रह सकता है? एनसीईआरटी, या फिर यहाँ पे आप कोई क्या एडिशनल क्या ले सकते हैं? बुक ले सकते हैं या कोचिंग के मॉड्यूल लेंगे, लेकिन वो नोट्स के अंदर ही क्या हो गए? कंसिडर हो गए। क्लियर है क्या? एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन तो भाई जेईई मेंस में कम आने लग गए, इतने सीधे नहीं पूछे जाते, नीट में पूछे जाते वो, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्या होते हैं? आते रहते हैं। क्लियर है क्या बात? इमीडिएट असेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? चैप्टर वाइज टेस्ट, ये मस्ट है। अगर आपने लेट सपोज कोई चैप्टर पढ़ लिया, क्लियर, लेट सपोज अज्यूम करो कि आपने रोटेशनल मोशन पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन का आपने टेस्ट दिया। अब टेस्ट में 5-6 सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी रहेंगे, 5-6 एंगुलर मोमेंटम के रहेंगे, रोलिंग के भी रहेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह के भी रहेंगे, सब टाइप के सवाल उसके अंदर रहेंगे। अब आप देखोगे कि आपने सवाल करा तो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है, लेट सपोज एंगुलर मोमेंटम है, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले जो सवाल है वो आपसे नहीं हो रहे, तो आपको अपना वीक पॉइंट पता चल गया कि ये इस चैप्टर के अंदर ये चीज मेरी वीक है, तो उसके आप थोड़े सिंपल सवाल करो, फिर थोड़े टफ सवाल करो, उसको जाके देखो, उसके वीडियोस देखें वगैरह, तो क्या होगा कि वो भी अपना क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। यही सिंपल तरीका रहेगा, यही अपनी क्या रहेगी? स्ट्रेटजी रहेगी। क्लियर? लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट क्या है? मस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने ही देने हैं, तभी चैप्टर की जो डेप्थ है उसका आपको क्या लगेगा? आइडिया लगेगा। क्लियर है क्या? चले आगे बात करते हैं फर्दर। तो देखें ध्यान से, फेज 2 में क्या होगा? द टेस्टिंग फेज। कब से कब चलेगा? नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर। इसके अंदर क्या होगा? चैप्टर्स टू कवर रिमेनिंग प्रायोरिटी 1। अगर प्रायोरिटी 2 में अपन ने जो चैप्टर लिए थे उसमें से अगर कुछ रह गए हैं तो वो, और ऑल द प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स, जो सारा सिलेबस है वो इसके अंदर क्या होगा? जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए अपन को कितने महीने मिलेंगे? 2 महीने। फिर से कितने महीने मिलेंगे? 2 महीने, कि भाई नवंबर और दिसंबर। फॉर रिमेनिंग P2 एंड P3, प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स, एफिशिएंट कंप्लीशन। सबसे पहला उनका कंप्लीशन। अब कंप्लीशन से यहाँ मेरा क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीशन से मेरा मतलब है कि भाई उनके लेक्चर अपन ने देख लिए अच्छे से, अगर आप ऑनलाइन हो तो, अगर आप क्लासरूम में हो तो भाई उनके पूरे अपने नोट्स कंप्लीट है, अपन ने क्लास में देख रहेगा, कोई भी बैकलॉग नहीं है उन चैप्टर्स का। फिर हम बात करेंगे कि भाई अपने पास जो मॉड्यूल है, जो भी अपन को मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया, वो क्या कर रखा है अपन ने? सॉल्व्ड। मॉड्यूल क्या कर रखा है? सॉल्व। मॉड्यूल के अंदर बताइए कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो बहुत ही हार्ड होती है, एक बार आप उन्हें छोड़ सकते हैं। आप एक्सरसाइज 1 कर लें, जेईई मेन प्रीवियस ईयर कर लें, और जो आपकी क्लास नोट्स हैं, जो आपको क्लास टीचर ने पढ़ाए, उनको क्या कर दें? कंप्लीट कर दें। क्लियर है क्या बात? इसको अपन क्या बोलेंगे? एफिशिएंट कंप्लीशन। ये होने के बाद आपको इन चैप्टर का क्या देना है? टेस्ट। क्या देना है? टेस्ट। देखो भाई, पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक एवोल्यूशन, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भाई अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखें, ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर मॉक टेस्टिंग करेंगे। क्लियर है? हमारा जो एक पोर्टल है क्विज़पिक्स, वहां पे भी अभी टेस्ट सीरीज क्या होगी, लॉन्च होगी, तो वहां जाके भी आप दे सकते हैं। रेगुलर मॉक टेस्टिंग देंगे। मॉक टेस्टिंग के अंदर क्या होगा कि भाई हम जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो वो फील तो लेंगे पहले, तो हमें पेपर मिलेगा। अब पेपर में कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा प्रायोरिटी में रखना है, ये तो आपकी इच्छा है। आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करें। लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, केमिस्ट्री। क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिक्स और मैथ में आप चाहें जो देख सकते हैं, फिजिक्स और मैथ्स में। क्लियर है क्या? लेकिन फिजिक्स कुछ टाइम से सिंपल आ रही है, थोड़ी इतनी टफ नहीं आ रही, तो केमिस्ट्री के बाद अपन किस पे जा सकते हैं, फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद किस पे जा सकते हैं, मैथ। किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री के बाद किस पे जा सकता हो, मैथ्स पे जा सकता है। कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि पहले मैथ्स पकड़ के बैठ गए तो फिर बैठ गए, टाइम निकल जाएगा, होगा कुछ नहीं। हमें स्कोर करना है, हमें ये नहीं बताना है कि हमें ये सब्जेक्ट इतना आता है, वो सब्जेक्ट इतना आता है। क्लियर है क्या ये बात? हमारा मेन मोटिव क्या है, स्कोरिंग, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें स्कोर करना है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेटेजी को तो फॉलो कर ही रहे हैं। स्ट्रेटेजी में जो हमारा मेन सेगमेंट था वो क्या था कि क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करना, और साथ साथ क्या है, टेस्ट पेपर देना। तो उसके लिए क्विज़पिक्स की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन को यूज करना है या वेबसाइट को यूज करना है और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलेंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, तो वेबसाइट पे थोड़ा नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक सेगमेंट है, दैट इज व्हाट, पर्सनलाइज प्रैक्टिस। पर्सनलाइज प्रैक्टिस के अंदर क्या होगा कि जो चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, चैप्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का भी अगर आपको टेस्ट देना है, तो उसके क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल भी डिफरेंट रहेगा, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो चैप्टर कैसा आता है। अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो आप मिक्स क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन का टेस्ट दें यहाँ पे, और अगर आपने चैप्टर जस्ट फ्रेश पढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा उसमें लो है, तो अपन कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक पेपर बना के दिखाता हूँ, तो देखिए ध्यान से, अपन यहाँ जाएंगे ज्वाइन पे, तो फिर क्या खोलेंगे, डेमो। अभी ये डेमो चल रहा है। क्लियर? जेईई मेन या जेईई एडवांस में सेलेक्ट करेंगे, तो अभी अपन हम जेईई मेन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या सेलेक्ट करा, जेईई मेन। जेईई मेन में गए, फर्दर नेक्स्ट। अब हमारे पास आया कि भाई कौन सा आपको सब्जेक्ट लेना है, तो अपन चल रहे हैं अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में हमने गए नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल, मॉडर्न फिजिक्स, तो अपन किस में गए, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में जाने के बाद नेक्स्ट, मॉडर्न फिजिक्स नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से, जो मॉडर्न फिजिक्स के फर्दर डिफरेंट पार्ट्स हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरे, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, तो जो भी आपको देना है या जिस भी सेगमेंट का आपको टेस्ट देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या सेलेक्ट कर लिया, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्दर करा हमने नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से कि कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेपर देना है। क्लियर? क्योंकि हमारा वहां पे क्या रहता है, 75 क्वेश्चन रहते हैं और 180 मिनट होते हैं, तो उस हिसाब से हम सोच लेते हैं कि लेट सपोज अपने पास कितना है, 20 मिनट है, और 20 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10। डिफिकल्टी लेवल लेते हैं, लेट सपोज एडिप्टिव ले लेते हैं कि भाई मिक्स आ जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा टेस्ट पेपर यहाँ पे बनना क्या होगा, जनरेट क्या होगा, मतलब जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, टेस्ट पेपर जनरेट हो रहा है। अब जनरेट होने के बाद हमारी स्क्रीन पे सामने क्या आ जाएंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे टेस्ट पेपर दे सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प जो क्विज़पिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? चलें आगे बात करते हैं फर्दर। नेक्स्ट एक यहाँ पे और सेगमेंट है, दैट इज व्हाट, फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड के अंदर है क्या कि भाई आपके सामने कार्ड होगा, अगर मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर के फॉर्मूले आपको फटाफट रिकॉल करने हैं कि भाई इस के सारे फॉर्मूले मुझे याद हो जाए, तो आप किस पे जाओगे, फ्लैश कार्ड पे गए। फ्लैश कार्ड पे जाने के बाद अपन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स यहाँ पे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। देन क्या गए, नेक्स्ट। अब आपको जो भी चैप्टर के फॉर्मूले फटाफट याद करने हैं या फटाफट उनको एक बार देखना है कि ये मुझे पता है या नहीं पता, कोई गलती तो नहीं है, तो आपने वो क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। लेट सपोज एकदम बेसिक पे जाते हैं, मैकेनिक्स पे गए। किस पे गए, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स गए, मैकेनिक्स के अंदर अपन ने खोल दिया लेट सपोज काइनेमेटिक्स 1D। क्या खोल दिया, काइनेमेटिक्स 1D। तो काइनेमेटिक्स 1D के अंदर देखो फॉर्मूला आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का। किसका आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टैप टू रिवील में करेंगे तो पीछे हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे ही आप सारे जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर अभी और इन्वॉल्व होंगे धीरे धीरे, तो उन कॉन्सेप्ट को भी आप फटाफट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर? नाउ एक और सेगमेंट है जिसपे ध्यान देना है। देखिए ध्यान से, आप इसी में नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पास्ट ईयर पेपर्स। क्या दिख रहा है, पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर के अंदर क्या होगा कि जितने भी जेईई मेंस के अंदर
चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो देखें ध्यान से, यहाँ पे करा हमने पास्ट ईयर पेपर्स, क्या करा, पास्ट ईयर पेपर। तो अब देखें पास्ट ईयर पेपर आपको दो तरीकों से मिल सकता है, या तो ईयर वाइज या कैसे मिल सकता है, चैप्टर वाइज। तो अपन क्लिक करेंगे, लेट अस सपोज प्रैक्टिस ईयर वाइज या क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो चैप्टर क्वेश्चन वाइज कर लिया। चले एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम कौन सा चल रहा है भाई, जेईई मेन चल रहा है हमारा। सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स। टॉपिक की बात करें तो कौन सा टॉपिक ले लेते हैं, लेट सपोज हमने ले लिया ग्रेविटेशन। कौन सा ले लिया, ग्रेविटेशन। सेलेक्ट चैप्टर इज व्हाट, ग्रेविटेशन। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ रखे थे, कि 2025 में ये क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में। क्लियर, आगे जाएंगे फर्दर, 2025 1 को ये शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। तो उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक जेईई मेंस में, वो सारे आपके सामने क्या होंगे, शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, आगे बात करते हैं। थैंक यू।